वेलकम टू कॉन्वर्स कमेंट पॉडकास्ट। रुपेश, कैसे हैं आप? थैंक यू। मैं बहुत अच्छा हूँ। तो रुपेश, अपना एक ब्रीफ छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारी ऑडियंस को। आप क्या करते हैं, कहाँ से हो? मैं रुपेश खन्ना। मैं कल्याण में रहता हूँ और मैं म्यूजिक इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। मतलब आप म्यूजिक इंडस्ट्री में एज अ सिंगर हो, एज अ प्रोड्यूसर म्यूजिक, हो? हाँ, मैं एज अ प्रोड्यूसर, मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, ओके। सिंगर, सॉन्ग राइटर, ये सभी काम। तो ऑल इन वन हो आप। और हाँ, तो रुपेश, अपने बारे में बताइए, आपका बचपन कहाँ पे से था, कौन से स्कूल गए थे, कैसा हो सब? मैं बचपन में एंटोफिल में रहता था एक्चुअली। सायन दादा। साइन पुलवाड़ा, हाँ, ओके। वहाँ रहता था। वहाँ पर मेरा सेंट्रल स्कूल दिल्ली बोर्ड से मैं पढ़ा। हम्म। वहाँ से 10th तक मैंने पढ़ाई की, फिर वहाँ से मैं कल्याण शिफ्ट हो गया। ओके। यहाँ पर आके फिर कॉलेज कल्याण में किया, तो कॉमर्स। आपने कुछ म्यूजिक से पढ़ाई किया है या फिर आर्ट से किया है? नहीं नहीं, म्यूजिक का मेरा फैमिली बैकग्राउंड में था। तो ओके। मेरे दादाजी से एक्चुअल म्यूजिक चलती आ रही है। सिंगर थे वो? नहीं, सिंगर नहीं थे, वो शहनाई वादक थे। ओके। तो वैसा करते करते फिर मेरे घर में पूरा म्यूजिकल एनवायरनमेंट होने की वजह से हम लोग ऑलमोस्ट घर से ट्रेनिंग मिली, बेसिक। पिताजी भी हारमोनियम विशारद थे, तो घर पे म्यूजिक का एनवायरनमेंट था, तो वो ऐसे करते करते बन गया। फिर मैंने अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय से करस्पॉन्डेंटली मैंने कोर्स अपना एग्जाम्स दिए। तो ये अखिल भारतीय जो है, ये महाराष्ट्र का कोई बोर्ड है म्यूजिक का? हाँ, यहाँ पर म्यूजिक सिखाई जाती है, जहाँ पर एक सर्टिफिकेशन मिलता है। ओके। हाँ। तो जैसे आपने कहा आपके दादाजी शहनाई वादक थे, हाँ, ये कहाँ पे थे, मतलब मुंबई में या फिर नहीं, ये दिल्ली में? नागपुर में थे, तो अपना, नागपुर हाँ, में? नागपुर वर्धा करके एक अच्छा। प्लेस है। हम्म। तो वहां पर नागपुर में ऑल इंडिया रेडियो में वो स्टाफ आर्टिस्ट थे। तो ऑल इंडिया रेडियो में थे? हाँ मतलब आपकी फैमिली में मीडिया का एक हिंट हो गया वहां पे। हाँ, बहुत। तो मतलब वो शोज वगैरह करते थे? नहीं, शोज, हाँ, वो उनका मोस्टली कैसा था कि वो कल्चरल एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व थे। ओके। और ये बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस की बात है, ओके। दादाजी की। तो उस वक्त जब स्टार्ट हुआ था, तब वो पहले उनको वैसा इनवाइट किया गया, क्योंकि उन लोग पहले से म्यूजिक में कल्चरल हम्म। फॉर्म, कम्युनिटी बेस्ड वैसा जो था उनका। तो उनका ज्यादातर काम महाराष्ट्र में ही था? हाँ, महाराष्ट्र से। तो और आपके पापा जो हारमोनियम बताते थे, क्योंकि आपके पापा कहाँ है, जॉब कहाँ पे थे? मेरे डैड आर्मी में थे, ओके। डिफेंस में थे। ओके। वो एज एन एसपी थे वहां पर, सुपरिटेंडेंट। हम्म। तो वो उनका शौक उनको बचपन से ही था, वो अपने गांव में, म्यूजिक। हाँ, म्यूजिक करते थे। उनकी कुछ, उनका ग्रुप था जहाँ पर वो लोग भजन और टुकड़ो जी महाराज करके वहां पर एक बहुत संत कहाँ होके पे थे। गाँव आपका? मेरा वर्धा। वर्धा में? हाँ, वर्धा, नागपुर। हम्म। तो वहां पर ओके। टुकड़ो जी महाराज हो गए, या ऐसे ऐसे संत हो गए, ऐसे कुछ तुकाराम महाराज। तो इन सब के जो, तो ये सेंट है? ये सब संत है जिन्होंने कुछ अच्छी वाणियां बोल के रखी है, ओके। जिनको वो लोग एज ए म्यूजिक फॉर्म में, भजन की फॉर्म में, कीर्तन फॉर्म में वो लोग परफॉर्म करते थे। तो उसमें मेरे डैड एज एन हारमोनियम प्लेयर भी थे। तो ये जो आप बोल रहे हैं भजन, ये एक कल्चरल थिंग है जो हर किसी ओकेशन में होता है भजन, या फिर हर वीक, हर डे ऐसा होता है, नहीं नहीं, कैसा? हर वीक हर डे नहीं है, ये ओकेशनली किया जाता है। ओकेशनली किया, हाँ, बट उसकी प्रैक्टिस चलती थी? प्रैक्टिस से भी वो उन्होंने सीखा हुआ था, उन्होंने भी अपना। नहीं, मतलब एज अ ग्रुप, एक भजन ग्रुप हाँ, बनाते हैं? हाँ, उनका एक ऐसे गांव में एज ए फ्रेंड्स थे हम्म। जो म्यूजिक में इंटरेस्टेड थे। उन्होंने ऐसे एक ग्रुप फॉर्म किया, जो वो लोग फिर कॉम्पिटिशंस करते थे अलग अलग ओके। गाँव के साथ। तो उसमें वो बहुत अच्छे माहिर थे हारमोनियम में। हम्म। लेकिन उनका इंटरेस्ट, उनको 1962 में आर्मी में उनको ज्वाइन, सिलेक्शन हो? सिलेक्शन हुआ। तो फिर वहां से उनका रोल पूरा चेंज हो ओके। गया, एज एन आर्मी में आ गए, फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब संभालते संभालते फिर वो जब टाइम मिलता तब वो अपना हारमोनियम की प्रैक्टिस करते थे। और वही वैसे हम सुन सुन के बड़े हुए हैं। तो आपके जो भाई बहन है वो भी म्यूजिक में है या मेरे भाई बहन में से बहन है जिन्होंने कल्याण जी आनंद जी के पास, काम किया? हाँ, उनके यहाँ पर ट्रेनिंग ली थी एज अ सिंगर? एज ए सिंगर। हाँ, ओके। बहुत पहले। तो बाद में फिर उनकी शादी हो गई। एज अ लाइफ? एज ए लाइफ उनका जो रूटीन होता है वैसे, लेकिन वो बहुत अच्छी सिंगर है, मतलब। तो आप पे आपके बहन का इम्पैक्ट ज्यादा है? हाँ, बहुत ज्यादा। ओके। वो एक्चुअली ऐसा है कि उसको प्रैक्टिस करनी रहती थी, या हम्म। उसको गाना रहता था। लेकिन कोई उसको कुछ बोलना दे तो मुझे भी साथ में लेके कि तू भी गा करके। ओके। और उसके चक्कर में मैं भी सिंगर साइड में मैं मोल्ड हो गया। मतलब आप इनडायरेक्टली हाँ, ट्रेन हो रहे थे? इनडायरेक्टली, हाँ, आ गया। तो आपको, आप कौन सी उम्र से कर रहे हैं ये, मतलब? ये मैं बचपन से ही कर रहा हूँ एक्चुअली। 7-8 साल की उम्र से मैं
घर पे पूरा एनवायरनमेंट ही म्यूजिक का रहता था। घर पे गजल्स चलती थी, कव्वाली बजते थे, क्लासिकल म्यूजिक बहुत ज्यादा, नाट्य संगीत, ये सब मेरे घर में तो वो घर बजते की रहता था। बातें भी टेक्निकल वही होती थी। हाँ, घर पे रागों की बातें होती रहती थी। मैं ओके। कुछ पूछता था डैड को कि पिताजी ये बताइए मुझे कि ये कौन सा राग है, ये राग कैसे बनता है। तो ओके। ऐसे करके जानकारियां मिलती गई, वो बताते गए, फिर हम लोग सुनते थे। तो वो इनबिल्ट ही वो पूरा इमोशंस और फीलिंग्स के साथ में म्यूजिक को समझना वो रूटीन हो चुका था। तो ओरल नॉलेज ट्रांसफर हुआ है आप। हाँ, ओरल नॉलेज ट्रांसफर हुआ है इनिशियल लेवल पे। तो आपकी जो यूथ वाला टाइम था, मतलब इन स्कूल बोलता हूँ मैं, 8 9 10, उस पीरियड में आप मोस्टली कैसे, मतलब क्या कर रहे, स्पोर्ट्स खेलते थे या फिर कल्चरल एक्टिविटीज? मैं एक्चुअली बहुत एवरेज स्टूडेंट था और मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, मतलब ओके। और मैं ज्यादा लोगों से, मतलब मेरे कुछ ही चुनिंदा फ्रेंड्स थे। उसमें क्या होता था, मैं मेरी बहन जो थी वो स्कूल के मेन कॉइन ग्रुप की मेन लीड सिंगर थी। तो उसको देख के मुझे प्राउड फील होता था कि यार मेरी बहन है, सब दोस्त लोग मुझे बोलते थे ऐसे करके। वो आपसे कितनी बड़ी है? वो मुझसे 6 साल बड़ी। 6 साल बड़ी, हाँ। मतलब आप जब प्राइमरी में थे वो सीनियर सेकेंडरी? हाँ, सेकंड, हाँ। ओके। तो इसकी वजह से कैसे कि थोड़ा सा प्राउड फील होता था कि अरे मेरी सिस्टर है, वो गाना गा रही है। तो फिर ऐसे करते 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 मैं ग्रो हुआ। फिर उसके म्यूजिक टीचर के साथ, उसकी वजह से मुझे भी लोग पहचानते थे। ओके। म्यूजिक टीचर्स भी, क्या चाहते तुम लीना के भाई हो क्या? वो एक्सपेक्टेशन रखते थे आप भी हाँ, कि गाओ। मैं भी कुछ करूँ। तो फिर मैं उस वक्त, मुझे म्यूजिक का सेंस था, रिदम का सेंस था। तो कम उम्र में थोड़ा सा वो बॉन्गोस बजा लिया, ओके। कुछ रिदमिक इंस्ट्रूमेंट्स बजा लिए। तो ऐसा मैं करता था उस वक्त। लेकिन ऐसा स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड था मैं, हम्म। क्रिकेट में मोस्टली। ओके। क्रिकेट में इंटरेस्टेड था मैं, लेकिन उसको ज्यादा मैंने करियर काइंड ऑफ लिया नहीं, मतलब बस एज अ हॉबी। एज अ हॉबी। तो ये सब कुछ हो रहा था सायन में हाँ, वहां? हाँ, साइंस। तो वहां से आप कल्याण, एक रिमोट एरिया था उस जमाने में, हाँ, वहां पे क्यों शिफ्ट हुआ है? मैं एक्चुअली यहाँ पर 2002 में शिफ्ट हुआ। मैं डैड रिटायर हो गए थे, पिताजी। तभी रिटायर हुए तब हाँ, यहाँ शिफ्ट? हाँ, रिटायर हुए थे, तो उन्होंने यहाँ पर घर लेके रखा तो था। आप सायन में एक आर्मी क्वार्टर में थे या? हाँ, हाँ, वहाँ पर ओके। सीजीएस कॉलोनी करके ओके। क्वार्टर्स है। तो यहाँ पे खुद का घर लिया यहाँ फैमिली? पर खुद का कर लिया था, तो हम लोग यहाँ पर ओके। तो यहाँ पे आने के बाद आपका लाइफ कितना इफेक्ट हुआ, चेंज हुआ? बहुत बहुत इफेक्ट हुआ था। क्योंकि यहाँ पर, वहां पर जो मेरे फ्रेंड्स थे, हमारे में बात भी ऐसी होती थी कि कुछ तो एजुकेशन रिलेटेड बातें होती थी। दोस्तों से? दोस्तों से कंपटीशन होती थी कि तूने इतने मार्क्स लाए, मैं भी इतना लाऊंगा। ये साइन की बात कर रहे ये हैं आप? साइन, हाँ, ओके। एंडोफिल की बात कर रहा हूँ। तो वहां पर हम लोग में, हमारे दोस्तों में ऐसी बातें होती थी। गेम्स भी हमारे कुछ ट्रेजर हंट और ऐसे कुछ अलग अलग होते थे, ओके। तो जिसकी वजह से माइंड बहुत शार्प होता था। तो आपके जो फ्रेंड्स थे इनके पेरेंट्स भी आर्मी वाले थे? नहीं, किसी के नहीं, वहां पर सब गवर्नमेंट सर्वेंट के लोग ओके। रहते थे। फाइन। तो किसी के डिफेंस में थे, किसी के इनकम टैक्स ऑफिसर्स थे। तो यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद सबसे बड़ा चेंज एक टीनेजर के लिए क्या था? सबसे बड़ा चेंज ये था कि मैं, जैसे आपको पता है कि मैं इंट्रोवर्ट था, लोगों से ज्यादा बात नहीं करता। यहाँ पर आने के बाद यहाँ का जो माइंडसेट था पूरा ग्रामीण काइंड ऑफ था। करेक्ट। तो वो मुझे उनका ट्रीटमेंट, उनके बात करने का तरीका, वो मुझे होता ही नहीं था कनेक्ट। करेक्ट। और कनेक्ट नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से उन लोग का यहाँ पर उस वक्त जब मैं आया था, उस वक्त थोड़ा सा यहाँ के लोगों का थोड़ा सा माइंडसेट जो था, और हाँ, वैसा काइंड ऑफ था। और पॉलिटिक्स, फिर राइट राइट। भाईगिरी, ऐसे सब सिचुएशन में था। तो मैं, मेरी मम्मी मेरे को बोलती थी कि अब तुम ज्यादा बाहर मत जाया करो। ओके। लेकिन यहाँ पर सरवाइव करना था, ऑफ कोर्स। तो मुझे बाहर निकलने था। ऐसे दोस्त, ऐसे लोगों से भी दोस्ती करनी पड़ती थी ताकि सेफ रहो। ताकि सेफ रहो, पता चले क्या है माइंड, लोगों का माइंडसेट कैसा है, करेक्ट। उसके से हमें कैसे बात करनी, किससे क्या, वो भी जानना जरूरी था। तो ऐसे टाइम पे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जब यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, तो आपके जो भाई बहन है वो सारे स्कूल में कॉलेज में थे या फिर उनका पढ़ाई हो चुका था? मेरे भाई बहन एक्चुअली ऑलरेडी, नहीं, उनका पढ़ाई हो चुका था। मतलब आप अकेले स्ट्रगल करने वाले थे? हाँ, मैं स्कूलिंग सिर्फ मेरी चल रही थी यहाँ पर आने के बाद, मेरा कॉलेज चल रहा था। बाकी मेरे भाई बहनों का, उनका ऑलरेडी एजुकेशन जॉब? हाँ हो चुका था। बड़े भाई लोग जॉब्स पे थे, सिस्टर मेरे घर पे ही थी। ओके। हाँ, तो ऐसे करके था। तो यहाँ की कॉलेज लाइफ में क्या हुआ, मतलब आपने म्यूजिक यहाँ पे शुरू किया कॉलेज में या फिर आपने बाहर में कुछ किया, कैसा था कॉलेज में? यहाँ पर एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हुआ कैसे, मैं जब कॉलेज में था, मैं कॉमर्स में था। ओके। तो वहाँ पर 26 जनवरी, 15 प्रोग्राम्स? अगस्त ऐसे ना प्रोग्राम्स होते थे कॉलेज में।
ओके। तो हम लोग सिर्फ दोस्तों के साथ अंताक्षरी खेल रहे थे घर पर, घर पर नहीं, सॉरी, कॉलेज में ऐसे फ्री टाइम में। तो उसमें मैं गा रहा था अच्छे से, मेरे लिए नॉर्मल था, लेकिन मेरे दोस्तों के लिए वो नॉर्मल नहीं था ओके। सुनना। मैं गा सकता था, ये मुझे मालूम था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसका वैल्यू इतना होगा। इतना अच्छा गा रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने मेरा बिना मुझे पूछे, बिना कुछ किए स्कूल में, मेरे कॉलेज में सिंगिंग कॉम्पिटिशन। सिंगिंग ये 26 जनवरी को हाँ हाँ। उन्होंने मेरा नाम दे दिया एज अ सिंगर। एज अ सिंगर की, ये भी गाना गाएगा करके, और ओके। मुझे पता ही नहीं। तो कंपटीशन था या फिर नहीं परफॉर्मेंस? नहीं नहीं, ऐसे परफॉर्मेंस था कि कुछ ओके। तो परफॉर्म करना करके। हम्म और टीचर्स ने बुलाया मुझे कि तुमने नाम दिया है यहाँ पर, तुम हम्म। आके क्या क्या करने वाले हो। मैंने कुछ नहीं नाम दिया। ओके। तो बोलते कि लेकिन यहाँ पर लिखा है सिंगिंग के लिए तुम्हारा नाम है करके। ये ऑन द डे था या पहले हुआ? नहीं नहीं, एक दिन पहले की बात ओके है। ओके, रिहर्सल। और हाँ, मतलब जिस दिन रिहर्सल वो लोग टीचर्स लोग ले रहे थे, उस वक्त की बात है। हम्म। तो वहां पर उन्होंने बुलाया, मतलब कि मैंने नाम नहीं दिया करके। तो उन्होंने बोला कि लेकिन नाम है, अभी कुछ तो करना पड़ेगा तुमको, अभी हम ऑन द स्पॉट हम किसको रखे, तो तुम कुछ तो गा के सुनाओ, या गाना आता है या सिर्फ ऐसे ही कुछ भी करते हो। तो मेरा उस वक्त ईगो हर्ट हो गया। करेक्ट। नहीं, मैं गा सकता हूँ। तब मैंने कुछ गा के सुना है, तो टीचर्स लोग को बहुत पसंद आया। ओके। तो बोला ये तो तुम तो गा सकते हो करके। तो उन्होंने मेरे को बिना सोचे समझे बोला ठीक है, तुम आ जाओ परफॉर्मेंस के लिए, एक गाना सिलेक्ट कर लो। तो उस वक्त मैंने वो सॉन्ग सिलेक्ट किया था, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, भारत देश में। बाकी भारत देश है मेरा, ये मैंने गाना सिलेक्ट कर लिया। ओके। ये कौन से साल में हुआ था? मतलब आप ये FY जब मैं में या 11th में था। 11th में? हाँ ओके। हाँ। तो उस वक्त तो मैं वहां पर गया, परफॉर्मेंस वगैरह आ गया, मेरा नाम बुला दिया। अभी उस वक्त मैं बहुत नर्वस हूँ, पहली बार? मेरे, हाँ, फर्स्ट टाइम इतने बड़े क्राउड के सामने गाना। और ये मेरे लिए पहली बार था। तो मैं नर्वस, पूरा हाथ में पसीना, पैर थर थर कांप रहे। मैं क्या करूँ, क्या बोलूं, इंट्रोडक्शन कैसे दूं अपना, ये सब मैं सोच में ही है ना। मैंने कुछ तो बोल दिया, जैसे कि अब स्लैंग लैंग्वेज में अपनी बातचीत होती ओके है, ओके, राइट। वैसा मैं स्टेज पर बोल दिया। और उसके बाद ऐसा हुआ कि टीचर्स लोग सब देखने लगे, और मैंने बिना सोचे समझे मैंने सीधा गाना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो इम्पैक्ट अच्छा हुआ? हाँ, बहुत अच्छा हुआ। पूरा स्कूल एकदम शांत से, मतलब पूरा कॉलेज सुन रहा था। एकदम शांत होके सुन रहा था। वहाँ के ट्रस्टीज, टीचर्स लोग, सब लोग उठ के आए वहां पर। उन्होंने मेरे को कुछ अमाउंट थी पैसे, उन्होंने मुझे गिफ्ट किए कि ये मुझे बहुत अच्छा रहा करके। ओके। तो वहां से मेरा हौसला बढ़ा कि यार मैं कर सकता हूँ। तो लाइफ चेंज हो गई। हाँ, तो फिर वहां से फिर मैं म्यूजिक को थोड़ा सीरियसली लेने लगा। ओके। तो ठीक है, फिर हर परफॉर्मेंस में, हर शोज में, कुछ भी इवेंट होता था तो मुझे बोलते थे कि तुझे गाना कॉलेज में। ऐसे करके वो मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो आपने ये जो अपने बाल गंधर्व का जो एग्जाम दिया, हाँ, ये उसके बाद देने का सोचा? ये मेरे 12th के बाद मैंने दिया। हाँ। हाँ, मेरा 12th होने के बाद दिया, क्योंकि 12th के बाद उस वक्त कुछ क्या करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और हमारे वक्त ऐसा सोशल मीडिया का इतना चलन भी नहीं था कि हमें कुछ गाइडेंस मिल जाए किसी से, ओके। या कोई फ्रेंड सर्कल है जो तुम क्या करो, जो अपना क्लोज फ्रेंड जो कर रहा है वही हम भी करते थे। ओके। तो आपने कभी इस बारे में अपने दादाजी से बातचीत की थी? मेरे दादाजी जब ऑफ हो गए तब तक मैं, मतलब वो, छोटे ही थे? मैं तो था ही नहीं उस वक्त। ओके। हाँ, मतलब आपने सिर्फ स्टोरीज सुनी? मैंने सिर्फ मेरे पिताजी से उनकी स्टोरी सुनी। तो ये आप स्टोरी जब सुनते थे आप पे एक इम्प्रेशन बन रहा था? हाँ, बिल्कुल। तो वो एक प्राउड वाला फीलिंग आता था कि अच्छा, मेरे एंसेस्टर, मतलब मेरे जो पूर्वज है, या मेरे पिताजी, दादाजी, वो लोग को ने इतना नाम किया था अपना, एक बेसिक उन्होंने अपना एक म्यूजिक की तरह से उन्होंने संभाल के रखा था। तो जब ये 11th में आपका जो ये लाइफ चेंजिंग डे हुआ 26 जनवरी, उस दिन ऐसा फील हुआ कि यार ये तो मैं इसी के लिए बना हूं क्योंकि मेरे खानदान में तो सब यही कर रहे हैं? नहीं, उस वक्त तक मैंने ये नहीं सोचा था। उस वक्त मैंने जब 12th कंप्लीट कर लिया था, तो मेरा फ्रेंड था जिसने हार्डवेयर नेटवर्किंग लिया था, उसको जेट किंग करके एक बहुत फेमस इंस्टीट्यूट था। प्राइवेट? हाँ, वहाँ तभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और हार्डवेयर इंजीनियरिंग, इसी में सब पूरा हाँ हाँ, वो चल जमाने रहा में था। वही हाँ चल रहा हाँ। था, राइट। तो उस वक्त मैं भी उसी जोश में था, मैंने भी हार्डवेयर नेटवर्किंग कर ली। ओके। हाँ, तो 12th के बाद? हाँ, 12th के बाद वो साइमल्टेनियसली चल रहा था, और उसके बीच में कॉलेज? मैं कॉलेज में हो चुका था, 12th कंप्लीट 12th हो चुका था। वो छुट्टियों और की बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, बीच का पार्ट 3 महीने? हाँ, तो फिर उसके अंदर फिर मैंने
साइमल्टेनियसली क्लासिकल सिंगिंग का भी क्लासेस लगाया था। ओके। तो वो वहां पर मैं करस्पॉन्डेंटली यहाँ पर मैं सिलेबस पढ़ रहा था और एग्जाम्स दे रहा था बाल गंधर्व का बाल गंधर्व को। साथ में आप हार्डवेयर इंजीनियरिंग का हाँ कोर्स करते ऐसा हाँ चल रहा था। तो ये बाल गंधर्व का जो है, जस्ट फॉर हाँ नॉलेज, ये कितने साल का होता है मतलब? ये ऐसा टोटल देखा जाए तो उसमें 7 या 8 साल का कुछ तो है। मतलब एग्जाम्स देने पड़ते एग्जाम देते रहो, विशारद तक जाता है, विशारद के बाद फिर अलंकार, फिर आगे 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 बहुत अलग अलग पड़ाव है। तो आपने वो कंप्लीट किया है? मैं वहां तक नहीं गया हूँ क्योंकि उसके बाद फिर मैं म्यूजिक प्रोडक्शन में ओके। इन्वॉल्व हो गया। जहां तक जितना मुझे नॉलेज चाहिए था मैंने इसको करियर एंगल से लिया नहीं था क्योंकि मुझे म्यूजिक टीचर बन के अगर मुझे करना था तो गवर्नमेंट सर्विस, तो मुझे मैं वो शायद वहां तक सोच रहा था, फिर बीच में इंटरेस्ट मेरा चला गया। ओके। फिर शोज करो और प्रोडक्शन में आओ, ये सब में मैं इतना इन्वॉल्व हो गया कि यहाँ पर मैंने फिर ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, तो हम फिर उसमें आते हैं। आप हार्डवेयर इंजीनियरिंग कर रहे थे, हाँ कोर्स कर रहे थे, हाँ तो आपने 12th के बाद जो होता है वो FY SY, वहां पे हाँ कौन सा सब्जेक्ट लिया था? कॉमर्स, हाँ साइंस? कॉमर्स में ही था मैं। तो तभी आपने ऐसे सोचा नहीं मैं एक इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और कॉमर्स ले रहा हूँ? उस वक्त गाइडेंस ही नहीं थी ओके। कि क्या करना चाहिए, किस कौन सी स्ट्रीम से क्या बेनिफिट होगा और वहां से हम क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि ये सब ऑल ऑल ओवर द प्लेस लग रहा है, क्योंकि आप कर रहे हो साइंस का पार्ट हाँ इंजीनियरिंग, हाँ और कॉमर्स में हो, और एक आर्ट्स का जो पार्ट है वो कोर्स हाँ कर वो रहे इंटरेस्ट उसमें है। हो। मतलब तीनों अलग फील्ड में आप एक साथ चल रहे थे। हाँ मेरा माइंड, क्योंकि वहां पर उस वक्त क्या था कि जैसे 10th कंप्लीट हो गया तो सिर्फ एजुकेशन कंप्लीट करना है, क्योंकि 10th तक इतना ही था कि तुम्हें पढ़ाई करनी है, एग्जाम पास होना है, पढ़ाई करनी है, एग्जाम पास होना लाइक है। रूट नहीं था पहले। एक रूट था ही नहीं जब तक 12 90s के पीरियड की बात कर रहा हूँ। करेक्ट करेक्ट। वहां उस पे तो एक भेड़ चाल चल रही थी कि सारे इंजीनियर और डॉक्टर्स बन रहे, हाँ एज पर द मार्क्स। हाँ एज पर मास वही चल रहा था, लेकिन इतना कॉम्पिटिशन और इतना सब होने के बाद फिर फाइनली एक गोल मैंने डिसाइड कर ही लिया। तो ये कब हुआ, मतलब आपने चलो 12th के बाद FY SY शुरू कर दिया, हाँ वो कोर्स पूरा किया आपने हार्डवेयर का? हाँ वो कंप्लीट किया मैंने। वो कितने दिन का था कोर्स? अब वो 1.5 साल का, 1.5 2 डेढ़ साल। साल का कोर्स, मतलब आप SY तक पहुंच गए थे? हाँ तो SY के बाद आपने इंजीनियरिंग का जो जॉब है वो क्यों नहीं लिया? वहां पर मुझे मिला था, लेकिन वहां पर कैसा था कि मुझे यहाँ से बहुत अंधेरी और अच्छा। अंधेरी फिर वेस्टर्न साइड में मुझे भेजा जाता था कि ओके आप यहाँ पर जाओ इनके घर में, यहाँ पर आपको ये ठीक करना है। ओके ओके। अ, और वो हाँ कंपनी काम में काम। ये वो फिलहाल उन्होंने इनिशियल लेवल पर ओके ओके। मुझे वो ट्रेनिंग के पर्पस पे उन्होंने रखा था, तो आपने लेकिन मुझे वो कभी ये हुआ ही नहीं। जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम? नहीं नॉट बिकॉज ऑफ टाइम, क्योंकि मैं मुझे वो कि वो स्क्रूस ये सब खोल के फिर किसी का पीसी मैं ठीक करूँ, ये सब मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। ओके, तो ये आपको कोर्स करने से पहले पता नहीं था? नहीं पता था ओके, तो आप कि ये यहाँ पर मैं क्या करूँ। क्या होप से आप वो कोर्स कर रहे थे फिर? मुझे अभी इंजीनियर मैं आ गया, मुझे पढ़ना है, मुझे क्लियर ओके, करना कुछ है। तो कोर्स करना है। हाँ अभी वैसा ही था, मुझे लगा इसके बाद फिर कुछ तो ये आपने SY में डिसाइड किया कि मुझे ये नहीं करना है? हाँ फिर मैं कॉमर्स? ये साइमल्टेनियसली मैं ये जैसे मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ, मैं एज एन IT रिलायंस में जॉब पर भी था, DHS में। ओके, तो वहां पर मैं 1.5 2 साल अच्छे से जॉब भी किया मैंने। तो ये कॉमर्स के कोर्स मतलब अपने ग्रेजुएशन के बाद या साथ में नहीं ग्रेजुएशन होते होते ही मैंने किया। जॉब ज्वाइन कर ली? हाँ जॉब ज्वाइन कर लिया था। तो वो आपने जॉब कितने साल की है? 1.5 2 साल। 1.5 2 साल। और उस दौरान आप तभी भी म्यूजिक की ट्रेनिंग ले रहे थे? म्यूजिक भी चल रहा था सर, म्यूजिक तो मेरे अंदर वो पहले से ही था। नहीं नहीं, वो आपका वो जो बाल गंधर्व का जो हाँ training उसके था। बाद फिर मैंने क्या किया, क्योंकि मैं फिर जॉब करना था, माइंडसेट बन चुका था कि कुछ तो अभी करना है। ओके। तब तक मैं म्यूजिक में इन्वॉल्व था ही नहीं। मतलब सिर्फ मैं कर रहा हूँ, म्यूजिक आ रही है, मैं सीख गाना रहे गा रहा हूँ, हाँ। सीख रहा हूँ और साइमल्टेनियसली जॉब भी कर रहा हूँ, ऐसा सब चल रहा था। तो आपका 1.5 साल का जो जॉब पीरियड था, हाँ आपका 1.5 साल के बाद आपने वो जॉब छोड़ के डायरेक्टली म्यूजिक पे आ गया? हाँ तो उस 1.5 साल के पीरियड में ऐसा क्या हुआ कि आपके दिमाग में सेट हो गया कि मुझे यही करना है? हाँ ये ऐसा हुआ, जब मैं कॉलेज में था उस वक्त मैंने इंडियन आइडल का ऑडिशन दिया था। तो इंडियन आइडल ऑडिशन लेने के बाद फिर वहां पर कुछ सिलेक्शन हो गया मेरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड तक मैं चला गया था। तो वहां पर गाला राउंड तक मैं आ गया, मतलब आप टीवी पे आ चुके थे? टीवी पे आ गया कुछ टाइम के लिए, टॉप 100 ऑडिशन वाला पार्ट? ऑडिशन वाला पार्ट में।
तो किसी ने मुझे देख लिया, ये मतलब मेरे जहाँ मैं रह रहा था, कुछ लोगों ने मेरे को देखा, मैंने तुझको देखा है, टीवी पे देखा है, मतलब उन्होंने देखा है तुझको, हम्म, कहीं तो देखा है। तो वो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगने लगा कि यार मैं थोड़ा सा लोगों में फेमस होते जा रहा हूँ, लोग मुझे थोड़ा पहचानने लग रहे हैं। तो वहां से मेरा इंटरेस्ट पॉइंट और थोड़ा बूस्ट हुआ, यार सर कुछ ना कुछ करना चाहिए। फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि जहाँ पर मेरे पिताजी की इच्छा थी कि वो म्यूजिक में कुछ तो करें, लेकिन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब, हम्म, इस सब के चक्कर में उनका वो इच्छा अधूरा रह गया। ओके। फिर फाइनली मैंने ऐसा डिसाइड किया कि यार घर में कोई तो एक जो एंसेस्टर से आता हुआ जो भी विरासत अपने को मिला है, हम्म। इसको हम कैरी फॉरवर्ड करके लेके चलते। तो फिर मैं इसमें इन्वॉल्व तो हो आपने ये जो आपका जो जॉब था, आपके ग्रेजुएशन के बाद जो आपने गया। 1.5 साल किया है, हाँ, तो जॉब पे ऐसा क्या हुआ कि आपने वो जॉब छोड़ दिया? हाँ, जॉब पर ऐसा हुआ कि कभी कभी है ना वो बॉस अनवांटेडली भी चिल्ला देता था। ओके। मतलब कुछ, अपनी फ्रस्ट्रेशन। हाँ, अपना उसका कोई भी फ्रस्ट्रेशन होता था वो निकाल देता था। अभी मेरा कैसा होता था कि मैं, मेरा जो कम्युनिकेशन है, लोगों के साथ रिलेशन बिल्डिंग है, वो मेंटेन करना वो बहुत अच्छा है। मेरे मेरे जो आसपास के जितने भी दो फ्रेंड्स है, जो भी लोग रहेंगे, कलीग्स। कलीग्स जो भी है, उनके साथ अगर मैं प्रॉपरली अच्छे से बात करता हूँ, मेरा रिलेशन बहुत अच्छा बिल्ड हो जाता है। ओके, तो वो तो हारमोनी को ब्रेक कर देता था बॉस हाँ, या तो मैनेजर? मैनेजर वो तो ब्रेक करता था, लेकिन एक चक्कर में उसने मुझे बहुत इंसल्ट किया। ओके। तो इंसल्ट करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं इस चीज के लिए तो बना नहीं हूँ। हम्म। और मैं बिना वजह मैं अपनी गलतियां, अगर मैंने गलती की तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, ओके, अगर मैंने गलती नहीं की तो मैं एक्सेप्ट क्यों करूँ। तो बिना वजह तो कोई आके चिल्ला रहा है आप पे? हाँ, बेवजह कि तुझको मतलब तुझको सिर्फ टाइम पास करना है, ओके। काम नहीं करना है, ये वो तो मैं, मुझे सहन नहीं हुआ, मैं जॉब छोड़ दिया फिर। तो जॉब छोड़ते ही आपने म्यूजिक के लिए चले गए? हाँ, उसके बाद फिर मुझे एक बेसिक तो ट्रेनिंग मिल ही चुकी थी हम्म। कि क्लासेस कैसे हैंडल करना है, क्या करना है। फिर मैंने आके यहाँ पर खुद का एकेडमी स्टार्ट किया, म्यूजिक एकेडमी, ये कल्याण में? कल्याण में। तभी कल्याण में ज्यादा म्यूजिक से रिलेटेड कुछ नहीं था। उस वक्त मैं अकेला ही बनता था, मैं यहाँ दो तीन लोग थे जो गिटार या म्यूजिक को लेके चलते थे। मेरे पास एक गिटार था, मैंने मेरे एक फीस को न भरते हुए उस फीस के पैसे से मैंने गिटार खरीदा था। स्कूल की फीस? नहीं, इंजीनियरिंग वाली। ओके, हाँ, तो वो हार्डवेयर। हार्डवेयर, हाँ। ओके, ओके। उसकी एक मैंने फीस को बाउंस कर दिया। तो आपने एक क्राइम कर दिया। हाँ, क्योंकि मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट आ करके, हम्म, तो मैंने एक वो ये करके मैंने फीस बाद में को फिर मैंने अरेंज एडजस्ट। करके एडजस्ट करके भर लिया था। ओके, तो आपने फिर, जैसे ऑडियंस को बता दूं, कल्याण मुंबई से 2 से 3 घंटे दूर है। हाँ, और अगर अंधेरी से देखे, जो म्यूजिक फिल्मी इंडस्ट्री है, हाँ, वो वहां से 3 साढ़े 3 घंटे की आराम दूरी। से। तो आप कल्याण में आप एज ए म्यूजिक टीचर काम कर रहे थे? हाँ, मैंने खुद की एकेडमी स्टार्ट की थी जहाँ पर मैंने मतलब मेरे पास उस वक्त मतलब बहुत बच्चे आ गए, हम्म। अराउंड 500। स्कूल में नहीं था ये, राइट? स्कूल में ही प्राइवेट? था, प्राइवेटली प्राइवेटली ओके। स्कूल में था। मतलब ऐसे ग्रेजुअली महीने टू महीना ऐसा करते करते से बहुत से बच्चे मेरे पास सीख के गए। तो ये आपने जब कितने साल किया? कि मेरा कंटिन्यू 6-7 साल तो चला गया। तो इसके अलावा आप कुछ कर रहे होगे, राइट, 6 7 साल में? हाँ, वो उस वक्त क्या हुआ कि मैंने एक अपना बैंड फॉर्म कर लिया था, म्यूजिक। रॉक बैंड, हाँ, म्यूजिक बैंड फॉर्म किया था। तो वो उसके अंदर हम लोग नए नए सॉन्ग्स क्रिएट करते थे। मुझे पहले से इंटरेस्ट था कुछ नया क्रिएटिव करने के लिए। मैं राइटिंग करता था, कंपोजिशंस करता था। सॉरी टू इंटरप्ट, आपने, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है हाँ, म्यूजिक का, वो वेस्टर्न म्यूजिक का नहीं है, नहीं नहीं, लेकिन आपने रॉक बैंड बनाया जो एक हाँ, वेस्टर्न म्यूजिक का वेस्टर्न, कल्चर है। हाँ। तो ये क्या रिलेशन, कैसे हुआ ये? वो इसका रिलेशन ऐसा है कि मुझे नॉलेज तो क्लासिकल और मतलब बेसिक नॉलेज में आप पूरा सिर्फ भी एक सिंगर हाँ, थे, हाँ। डीप नॉलेज मतलब मैं उतना, मैंने खुद भी एजुकेट किया नहीं है खुद को, लेकिन सेंस है क्लासिकल म्यूजिक को समझने की, या फिर उसको कितने अच्छे से मॉड्यूलेट करके उसका इमोशंस रियलिटी में होता क्या है, एक राग का एक हर एक टाइम का इमोशन समझ सकते हैं। तो आपने रॉक बैंड ही क्यों बनाया, ये आपने रॉक बैंड बनाया? नहीं, रॉक बैंड इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम हमारे खुद के कंपोजिशंस को
अपने खुद के राइटिंग्स को पब्लिक तक हम लोग प्रेजेंट कर पाते तो थे। आपने बेसिकली मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि आपने एक बैंड बनाने का सोचा, हाँ, उसको रॉक का लेबल आपने दिया नहीं, नहीं दिया। बट जस्ट म्यूजिशियंस आर टुगेदर जो परफॉर्म करना चाहते हैं। हाँ, बट उस टाइम पे शायद रॉक बैंड ज्यादा फेमस हाँ, हो रहे बहुत थे, उसका चलन था। तो उस वे में आपने रॉक के साथ कुछ किया मिलके म्यूजिक, हाँ, मैंने ऐसे किया कि उस वक्त मेटल का बहुत मेटल म्यूजिक, हाँ, मेटल म्यूजिक, रॉक म्यूजिक, हार्ड रॉक बहुत चलता था। और बहुत कॉम्पिटिशन्स होते थे कॉलेजेस में, कॉलेज फेस्ट में होते थे, बैंड्स। बैंड्स के बीच में कॉम्पिटिशन। तो उस वक्त हमने क्या किया, मैंने इंडियन क्लासिकल रागास को उसके अकॉर्डिंग राइटिंग करके कंपोजिशंस करते हुए कुछ सॉन्ग्स मैंने क्रिएट किए, और उसको मैंने वेस्टर्न म्यूजिक के साथ मर्ज कर दिया, फ्यूज कर दिया। ओके, और ये हम लोगों ने परफॉर्म करना स्टार्ट किया, ताकि अपने आर्ट को, अपने कल्चर को जिंदा रख सके वेस्टर्न म्यूजिक के साथ। तो ये रिएक्शन के साथ रिएक्शन बहुत अच्छा था, लोगों को बहुत पसंद आया। लोगों उसकी मतलब लोगों ने बहुत जल्दी हमको सर पर उठा लिया था। वो आज भी वो बैंड है? हाँ, नहीं, आज है, सभी बैंड मेंबर्स तो एक्टिव, लेकिन बैंड एक्टिव नहीं है। ओके, हाँ, लेकिन मेंबर्स सब लोग आज भी कांटेक्ट में। तो ये 7 साल के दौरान हुआ है ये हाँ, उसके बीच में। तो उसके अलावा कुछ हुआ है उस दौरान 7 साल में? हाँ, ग्रेजुअली जब हम लोग ने 2010 2012 से स्टार्ट किया ये बैंड, हम्म, 2012 से लेकर 16 तक हमारा बहुत पीक टाइम था। ओके, हम लोग जहाँ पर परफॉर्म करते थे, बाद में हम लोग का जज करना चालू कर दिया। ओके, फिर मुंबई यूनिवर्सिटी, मुंबई कलिना यूनिवर्सिटी, यहाँ पर हम लोग जजिंग के लिए बैठा, रॉक बैंड कॉम्पिटिशन के लिए। 7 साल के दौरान यही चला? हाँ, 7 साल के दौरान ये चलते गया, फिर बीच में कॉन्टेक्ट बढ़ते गए, अलग अलग कॉलेजेस हम लोग ने जज किया। डी वाई पाटिल भी हो चुका है उसमें, एसएलटी वुमेन्स कॉलेज भी हो चुका है, ऐसे बहुत से ऐसे कॉलेज। परफॉर्मेंस एंड जजिंग हाँ, यूनिवर्सिटी के हाँ, जजिंग प्रोग्राम्स। का परफॉर्मेंस हम लोग करते थे। हम लोग कुछ तो नया सॉन्ग और नई सोच को लेके आते थे। ओके, तो सेम टाइम इस दौरान आपकी फैमिली में आपको सपोर्ट था? ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है एक्चुअली। इसमें कैसा है कि फैमिली का उस वक्त मॉम का सपोर्ट, उनको भी लगता था कि कुछ तो मेरा बेटा जॉब पर जाए और जॉब से घर है। ये हर फैमिली का, हर मिडिल क्लास फैमिली का यही सपना होता है कि मेरा बेटा सुबह घर से निकले, शाम को घर पर एक स्टेबल इनकम आए। स्टेबल इनकम आए, फिर वो कुछ भी करे, घर से सिर्फ बाहर निकले, शाम को घर पे आना चाहिए। फिर वो क्या जॉब करता है क्या नहीं करता, उनसे उनको कोई नहीं। तो फिर घर में आप मेंटल ट्रॉमा में चल रहे थे कि अनबन हो रही है, बातचीत? इतना नहीं होता था, क्योंकि म्यूजिकल एनवायरनमेंट होने की वजह से कैसे कि इतना सपोर्ट तो मिलता था मुझे। मेरे भाई बहनों ने, डैड, पिताजी ने, मॉम ने, सभी ने सपोर्ट किया, इसलिए आज मैं सरवाइव कर पा रहा हूँ। बट मम्मा का सिर्फ ऐसा था कि कुछ तो हाँ, नहीं तू ये मत कर, इसके अलावा कुछ और कर, उसके साथ में इसको ना साइड में साइड में रख। करेक्ट। ये लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम कितनी भी कोशिश कर ले कि बाबा इसको मैं साइड में रखता हूँ, साथ साथ में कुछ करता फिर वो हूँ, साइड में रह जाता है। किसी एक चीज पर ही तुम कंसंट्रेट कर सकते हो। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर आप साइड में भी कर रहे हो तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपको डिसाइड करना है कि इसको साइड में ही रखूं या इसको ले आओ stay मेन में। करेगा। हाँ, ऐसा। तो 7 साल बाद आपका बैंड डिस्पर्स हो गया, आपकी क्लासेस हाँ, आप छोड़ क्लासेस दी, भी बन गए, फिर तब तक मैं प्रोडक्शन में आ चुका था। तो आप इंडस्ट्री में आ चुके थे। हाँ, मतलब म्यूजिक प्रोडक्शन का काम करना चालू कर दिया था, मैंने म्यूजिक बनाना चालू कर दिया था। और म्यूजिक तो प्रोग्राम क्लास एंड करने का रीजन ये था कि आप मुंबई ज्यादा जा रहे थे? नहीं नहीं नहीं, तो आपने क्लास क्यों एंड किया वो? क्लास एंड करने का रीजन यही था कि मैं टाइम नहीं दे पा रहा था ओके, प्रॉपर स्टूडेंट्स लोग को। कमर्शियल काम था। हाँ, कमर्शियल्स ज्यादा होने की वजह से मैं स्टूडेंट्स को टाइम नहीं दे पा रहा था, उनके पेरेंट्स का फिर बोलना, फिर ये सब चीजें मैं एट टाइम में हैंडल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं वहां पर कीबोर्ड्स भी सिखाता था, गिटार भी सिखाता था, वोकल्स भी सिखाता था। ओके, तो ये तीनों की तीनों मैनेज नहीं हो पाता था मुझसे। तो फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि ये बंद करना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद आप कमर्शियल एज अ म्यूजिक म्यूजिक कंपोजर, अरेंजर, कंपोजर। हाँ, प्रोड्यूसर, ये सब मल्टीपल जॉब कर रहे थे। हाँ, तो आपने ये मल्टीपल जॉब कर रहे थे, क्योंकि ये ऐसे देखा जाए तो म्यूजिक में एक सिंगर बाकी के काम तो नहीं करता है, लेकिन आप सिंगिंग भी कर रहे हो, उसको एडिट कर रहे हो, कंपोजिंग भी कर रहे हो, प्रोडक्शन भी देख रहे हो।
ये आपने कब सीखा? क्योंकि मैंने आपने जितनी स्टोरी बताई उसमें आपने सिंगिंग का ट्रेनिंग लिया है। हाँ, ये बाकी सब कब हुआ? ये मीनवाइल जब हम उस फील्ड में एंटर करते हैं ना, हुँ, हुँ। तो धीरे धीरे करके आपको उसका नॉलेज हो ही जाता है। लेकिन इसमें कैसा है कि इसमें एक मैं अगर बोलूं तो प्रोडक्शन का, म्यूजिक प्रोडक्शन का, ये इंटरेस्ट पर बेस है। ओके। पूरा पूरा इसका बेस जो है वो इंटरेस्ट है। मुझे स्किल। इंटरेस्ट था कि मुझे सीखना है, मुझे जानना है ये क्या है, क्यूरोसिटी। ओके। तो वो क्यूरोसिटी के एंगल से मैं सॉफ्टवेयर को समझना चालू किया। तो ये सबसे पहले मतलब आपने 7 साल क्लास चलाया, उसके हाँ, बाद आप इंडस्ट्री में गए। हाँ, और इसके पहले आपने एक बार एक झलक देखी थी इंडियन आइडल में, हाँ, इंडस्ट्री के डीप आप जाके आए। बराबर। तो वहां पे आपने कुछ सीखा था उस दौरान म्यूजिक, मतलब इंडियन आइडल में बहुत जाके? बहुत बहुत सीखा था वहां पर मुझे उसके बाद 10 दिन का मुझे सेमिनार भी अटेंड करने के लिए बोला गया था। ओके। मैं गया था वहां पर। तो एक सेमिनार चल रहा था म्यूजिक का। तो वहां पर मैं गया था, वहां पर पूरा बेसिक ट्रेनिंग, सिंगिंग की टेक्निक्स, ओके। प्रॉपर सिंगिंग के प्रॉपर फिनिशिंग्स कैसे नहीं, होती कुछ है, गाइड हुआ आपको? प्रॉपर अच्छे से गाइडेंस मिली थी, जिसकी वजह से मुझे जो नॉलेज था उसके अंदर और थोड़ा सा ऐड हो ओके। गया चीजें। तो मैं जस्ट आउट ऑफ सिलेबस जा रहा हूँ हाँ, कि मतलब हमने ये हम मैं एक डांसर रह चुका हूँ, और मुझे पता है कि डांस कंपटीशन आजकल स्क्रिप्टेड होते हैं। हम्म, बट आप इंडियन आइडल के ऑडिशन टीवी राउंड तक जा चुके हो। हाँ, तो क्या इंडियन आइडल भी स्क्रिप्टेड होता है? क्योंकि आजकल ये अफवाह बहुत चल रही है कि इंडियन आइडल में जजेस को मतलब ऐसा बिजनेस लिया जा रहा है कि दे सिलेक्ट किस, क्योंकि मैंने मोस्टली ये देखा है कि जजेस 15 कंटेस्टेंट है, सबकी तारीफ करते हैं। हम्म। ऐसी तारीफ करते हैं कि वो इंसान सोचे भाई मैं ही जीत रहा हूँ, बट अगले हफ्ते वो निकल जाता है। तो क्या हो रहा है वहां पर? अभी कैसा है कि वो स्क्रिप्टेड, ये तो होता ही है, हर हर रियलिटी शो स्क्रिप्टेड होता है, सिर्फ इंडियन आइडल की बात नहीं करूंगा। ओके। क्योंकि डायरेक्टर डायरेक्ट करता है उसको एक स्क्रिप्ट के एंगल से कि अभी हर किसी को बुरा बोलना, क्योंकि जो पहले पहले आता था, जब जिस वक्त मैं था, जब भी सोनू निगम सर जज। ये सब जज थे ना, तो उस वक्त की बात है कि वहां पर वो लोग वो गाइड करते थे एक सिंगर को। इसके पहले सारेगामा आता था, जहाँ पे सोनू निगम जी होस्ट। होस्ट करते थे। करेक्ट। तो उस पीरियड में भी वो जजेस बताते थे कि आपने ये गलतियां की है। मेंटोरशिप होता था। मेंटरशिप होता था, ऑन स्टेज होता था। उस सिंगर को पता चलता था कि कहाँ इमोशंस में कम आ रहा है, कहाँ पर मैं सुरों में कम जा रहा हूँ, कितना लेना चाहिए मुझे। जो बारीकियां है ये बताई जाती थी। अभी ये सब चीजें बंद हो चुकी है। ओके। यहाँ पर क्यों इसीलिए बंद हो गई, क्योंकि जो कंटेस्टेंट आते हैं वो ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं। मतलब ये कहाँ से ट्रेंड होते हैं? मतलब अपने अपने गाँव में? कहीं से ना कहीं वो लोग ट्रेंड होते ही है, फिर स्टोरीज क्रिएट होती है। ओके। जहाँ जहां तक मैं समझता हूँ। तो ऐसा आप और कह रहे हैं कि ये ऑलरेडी बड़े बड़े सिंगर्स प्रोड्यूसर के म्यूजिक इंस्टीट्यूट के कहीं स्टूडेंट्स ना हैं, कहीं वही कहा गया, मोस्टली एग्जैक्टली वही सिलेक्ट होते हैं, एग्जैक्टली। और बाकी जिनकी स्टोरी अच्छी है वो आगे बढ़ते हैं। स्टोरी अच्छी है, कोई क्रिएट भी करता है, बहुत सी चीजें ऐसे हो सकती है। ओके। मैं ओके। इसके ऊपर ज्यादा तो बोल नहीं सकता हूँ, करेक्ट। लेकिन कुछ भी हो सकता है स्टोरीज बनाने के लिए, नैरेटिव सेट करने के लिए। ओके। ठीक है, तो हम वापस आपकी स्टोरी पे आते हैं। तो आपने कमर्शियली काम करना शुरू किया म्यूजिक हाँ, इंडस्ट्री हाँ, में, वो कितना मतलब वो आज भी चल रहा है? अभी भी चल रहा तो ये इस दौरान मतलब आप अभी क्या कर रहे हैं अलग, उसके अलावा, कमर्शियल के अलावा? है। मैं कमर्शियल के अलावा मैं तो आपको पहले एक बेस बताता हूँ कि ये सब करता म्यूजिक कर रहा था, लेकिन फिर फाइनली मुझे ऐसा वो समझ में आया कि म्यूजिक करके मुझे एंड में मुझे क्या मिलना है, जो मैं चाह रहा था। मैंने जब कॉलेज टाइम पे जब मैं म्यूजिक कर रहा था, उस वक्त मुझे सिंगिंग में तो इंटरेस्ट था ही, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मैं सिंगिंग से ज्यादा मुझे म्यूजिक प्रोडक्शन में, यानी म्यूजिक बनाने में, कुछ नया क्रिएट करने में इंटरेस्ट था। ओके। तो उसके लिए मैं ऐसे सोचता था कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनूं। मैं म्यूजिक कंपोजर्स कैसे काम करते हैं उस लेवल पे काम करूं, ओके। ताकि तो वैसा मैंने करने के लिए बैंड फॉर्म किया ओके। कि मेरे बैंड के अंदर मेरा खुद का गाना होगा, हम्म। मेरा खुद का लिखा हुआ, खुद का कंपोजिशन होगा, ये मैं लोगों तक प्रेजेंट कर सकता हूँ। ओके। तो वो मेरा एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा। जहां तक मुझे एक फेम की जरूरत थी, जहां तक मुझे एक
एक्सपीरियंस की जरूरत तो थी। वो 7 साल में वो हमने वो हासिल वो किया। 7 साल में मुझे हासिल हो गया। ओके। बाद में जैसे जैसे एज भी बढ़ती है तो एक मेच्योरिटी भी आती है कि हम ये एंड एंड क्या है इसका, कि सिर्फ फेम हासिल करना या सिर्फ मैं लोगों तक पहुंच गया, मैं सिंगर हूँ बस, हम्म। यहाँ तक ही सीमित नहीं होना चाहिए एक आर्टिस्ट को। बिल्कुल। अगर मैं कलाकार हूँ तो मेरा ये पूरा दायित्व है या मेरा पूरा फर्ज है हम्म। कि मैं समाज में या फिर सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स है या कुछ जो भी ये सब चीजें हैं जो समाज के लिए हानिकारक हो सकती है, जो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, उसके खिलाफ उनको सजग करो, उनको कुछ आइडियाज दे सको, अवेयर कर सको, एजुकेट कर सको विद द हेल्प ऑफ म्यूजिक। ओके। मेरे पास ये टूल है। कोई भी आर्टिस्ट ये कर सकता, हर आर्टिस्ट की एक सोच होनी चाहिए कि उसे समाज में जो प्रॉब्लम्स है उसको दिखाना चाहिए कि ये ट्रुथ है और ये सिर्फ अपने फेम के लिए। आजकल तो ऐसा हो रहा है कि आर्टिस्ट के नाम पर कुछ भी बेचा जा रहा है। ओके। मतलब आप जितने भी सोशल मीडिया पे रील्स देख लो या फिर जितने भी वीडियोस देख लो, कुछ भी कर रहे हैं आर्टिस्ट के नाम पर कि बाबा मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, और अब वीडियो में देखा जाएगा तो कुछ भी। हाँ, मैंने ऐसे बहुत से नए म्यूजिक लेबल, जो नए कंपनीज देखे, जो गाने, जो उनके गाने होते हैं, या तो 2 मिनट के होते हैं, 2 ढाई 3 मिनट के, बट वो ऐसा लगता है कि एक हुक लाइन को पकड़ के हम्म। गाना बना है, बाकी का कभी कभी तो वीडियो की स्टोरी नहीं समझ में आती हाँ एग्जैक्टली। कि ये हुआ क्या। गाना सुनने के लिए शायद अच्छा होगा, बट वो इट्स नॉट, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा याद रहेगा। सही बात। वो बस उस पीरियड के लिए है, वो वीडियो को 1500 मिलियन जो भी उनका टारगेट है वो हो जाए, बस वो आगे बढ़े और नया कुछ करे। लोगों का एक माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि अर्निंग, क्योंकि एट एंड अर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। तो अर्निंग के लिए ये आर्ट को साइड में रखते हुए वो जो भी कंटेंट मिलता है वो बनाना चालू करते हैं। और लोगों को इंटरेस्ट किस चीज में है, आजकल इतना टाइम नहीं है हर किसी को कि वो किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में सोच सके। करेक्ट। तो वो करते क्या है कि वो उनको इंटरेस्टिंग पॉइंट जहां पर है, जहां पर वो ग्रूव कर सके, ग्रुप में थोड़ा सा झूम सके, ऐसा बीट्स क्रिएट करके वो छोड़ देते हैं। वो लोग हाँ यार सही, बहुत मतलब अभी वो साउंड क्वालिटी थोड़ी हाई हाई। साइंस समझ लिया है कि लोगों को क्या, मतलब उस वक्त के लिए अट्रैक्ट हाँ करता उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। है। राइट। लेकिन म्यूजिक सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। म्यूजिक चाहे तो किसी को हील भी कर सकता है। कोई डिप्रेशन में तो उसको, वो अगर म्यूजिक सुन रहा है तो वहां से वो हाँ, ठीक म्यूजिक भी होता है। हीलिंग मैंने सुना है इसको। हाँ, तो म्यूजिक का एक रेस्पेक्ट तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने रखना चाहिए। एंटरटेनमेंट करो, नो डाउट एंटरटेनमेंट इम्पोर्टेंट है, लोगों को हर खुशी देना इम्पोर्टेंट है देखना, लेकिन वो दिखाने के इसमें कुछ भी मत दो कि जिससे आने वाली पीढ़ी को, आने वाले बच्चों को कुछ सीखने ना मिले, सिर्फ वो फैशन फॉलो करने के चक्कर में अपने रियल संस्कार भूलते चले। ये तो नहीं होना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। तो मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूँ कि सॉन्ग्स वाइज या फिर मेरे जो भी अभी मैं अभी इवेंट्स मेरे मेरे रॉक शोज फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे बैंड को फिर से मैं एक्टिव कर रहा हूँ। न्यू बैंड बनाता है। हाँ मतलब मैं फिर से द फकीरा प्रोजेक्ट करके ओके। नाम से मैं फिर से एक नया बैंड फॉर्म कर रहा हूँ, जिसमें मैं समाज के सारे प्रॉब्लम्स को मैं शेयर करने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ म्यूजिक, ताकि लोगों को समझे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। मैं ये नहीं चाहता कि 100 में से 100% सुने और उसको एक्सेप्ट कर ले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ओके। उसमें से 10% लोगों ने भी अगर सुन के उस चीज को समझे बात को, क्योंकि उसके अंदर के वीडियोस भी मैं मीनिंगफुल ही रखने वाला हूँ। जो भी समझ में एग्जैक्ट प्रॉब्लम है, उसी प्रॉब्लम के से क्या अपने पे इम्पैक्ट हो सकता है, इस बारे में मैं उस सॉन्ग के वीडियो में भी बताने वाला हूँ, और उस सॉन्ग के अंदर भी वो पावर रखने वाला हूँ जिसके थ्रू वो लोगों को चीज की समझ आती है। ओके। तो ऐसा मेरा अभी तो ये एल्बम कमर्शियल, रिलीज, ये कमर्शियल एल्बम रिलीज करने का मेरा प्लान है। मेरा एक और क्वेश्चन था आपसे, कमर्शियल रिलेटेड। जैसे मैंने अभी सुना है, बहुत सारे इंटरव्यूज सिंगर्स के सुने कि अगर कोई एक गाना बनता है, कोई भी बड़े लेवल का है, वो गाना मे बी 200 मिलियन तक लोग देख लेते हैं, यानी कि उसकी कमाई 1 करोड़ से ऊपर हो चुकी होती है। हाँ चलिए।
बट सिंगर को उतना पैसा देखता भी नहीं है वो तो सिंगर, मतलब गाने का जब मैं एज अ लिसनर सुन रहा हूँ तो मेरे लिए तो वो सिंगर मैजिक है। हम्म मैं ये सोच रहा हूँ कि लिरिक्स तो अच्छे है ही, नो डाउट, बट वो सिंगर ने जो गाया है हम्म भाई इसको तो ताज पहना देना चाहिए। बट मैंने ऐसा सुना है कि सिंगर्स को चिल्लर कॉइन्स में पैसे मिलते हैं, जबकि लेबल जो है हम्म वो उस पता है मतलब वो बहुत करोड़ों में कमा रहा है। और उसने ये गाना उससे सिर्फ ऐसे रिकॉर्ड करके भेज दिया था, ये गाना रिलीज हुआ 1 साल बाद। मतलब मैंने ऐसा भी सुना है कि वो एक सिंगर्स के गानों का बैंक बनाते हैं, हम्म कि ये 4-5 लिरिक्स लिखे हुए हैं हमने गानों के, इसे गवा लो, उसको तभी के तभी पैसे दे दो, भेज दो, फिर उस पे वो काम होता है और वो बड़ा गाना बनता है। बट सिंगर का उससे कोई लेना देना नहीं है तब तक, क्योंकि उसने 1 साल पहले रिकॉर्ड किया। तो ये सच बात है। हाँ ऐसा होता है। इसमें एग्जैक्टली सीन ऐसा है कि सिंगर्स को उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ही पेमेंट दिया जाता है, लेकिन उसके बाद का जो भी प्रॉफिट है जो भी कुछ है वो प्रोडक्शन या फिर लेवल अपना लेबल ही कंट्रोल करता है ओके। कि उसमें कितने व्यूज आ रहे हैं। अगर तुमने उस चीज को बेच दिया है तो, जैसे हम प्रोड्यूसर्स हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स, हम लोग म्यूजिक बनाते हैं तो हम लोग किसी कंपनी को सेल कर देते हैं, म्यूजिक लेबल को सेल कर देते हैं, हमको हमारा पैसा मिलता है। बाद में उसके ऊपर वो कितना भी कमाए उससे हमें ओके। कुछ ही नहीं। तो रुपेश जी, आपने जैसे फकीरा प्रोजेक्ट के बारे में बताया, आप ये कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, तो उस कम्युनिटी में आप गाने बना रहे हैं जो एक मैसेज पहुंचा रहा है कम्युनिटी में। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका इस फकीरा प्रोजेक्ट ये कमर्शियल प्रोडक्ट है, आपका इसके पीछे इंटेंशन क्या है? एक्चुअली मेरा इंटेंशन, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि फकीरा एग्जैक्टली है क्या। ओके। फकीरा ये एक अरबी वर्ड है, अरबिक। अरबिक वर्ड है। भिखारी को कहते हैं, फकीर। फकीर मीन्स भिखारी। ओके। तो ये भिखारी एग्जैक्टली कौन है आज की तारीख में? जो हम्म। रोड पर बैठा हुआ बंदा जो भीख मांग रहा है वो भिखारी है? नहीं, ये मिडिल क्लास फैमिली जितनी भी है ना, ये सारे के सारे भिखारी हैं। हर चीज के लिए भीख मांगना पड़ता है उनको, हर चीज के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है, हर चीज के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। उनके गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम हो या कहीं हर हर जगह पर, हर सेक्टर में आप जाओ, वहां पर आपको अपना काम बनवाने के लिए, अपने काम करवाने के लिए कोई आपको कहीं ना कहीं झुकना ही पड़ेगा, आपको हाथ फैलाना पड़ेगा, प्लीज मेरा काम कर दो। राइट। तो बड़ा से बड़ा मार्केट भी मिडिल क्लास फैमिली है। कोई भी बड़ा से बड़ा प्रोडक्ट आता है, बड़े से बड़ा कोई भी प्रोडक्ट आता है, तो वो प्रोडक्ट भी इन्हीं को लग्जरी का झांसा देकर उनको बेचा जाता है। करेक्ट। हर चीज मतलब बहुत कुछ देखा जाए तो ये मिडिल क्लास फैमिली के साथ उन्हीं को मार्केट बनाकर लोग प्रेजेंट करते हैं। मेरे तो समझ में जो आ रहा कि आपका जो ये गाने आपने बनाए हैं फकीरा प्रोजेक्ट के अंदर, हाँ, ये सारे मिडिल क्लास की स्टोरी है। स्टोरीज है एग्जैक्टली, ओके, तो सोशल प्रॉब्लम्स। सोशल प्रॉब्लम्स की उन्होंने क्या करना चाहिए, उनका एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स कहाँ आता है। वो हमेशा रोते रहते हैं बेचारे, वहां वो पूरा उनका जो साइकिल है वो काम ही निकल जाता है, घर पे फैमिली को टाइम नहीं दे पाता। करेक्ट। कि वो सुबह से जॉब पे जाते हैं, शाम तक घर पे आते हैं, उसके घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है किसी को पता नहीं है। वो बेचारा कंटिन्यू मेहनत कर रहा, मर जाता है। ओके। राइट। उसको ना ही उसके कुछ सपने पूरे कर पाता है, वो ना ही कुछ कर पाता है, जी नहीं पा रहा लाइफ को। लाइफ जी नहीं सकता वो। अपने फैमिली के इच्छाओं को कंप्लीट करते करते उसकी लाइफ खत्म हो गई, ट्रैप के जैसा। ट्रैप की तरह। हम्म। तो हम लोग सॉन्ग्स के थ्रू उनको ये बताना चाहते हैं कि तुम क्या बेस्ट कर सकते हो तुम्हारे लाइफ के लिए, ओके। और क्या प्रॉब्लम्स है जिसको आपको ओवरकम करना है। ऐसे सॉन्ग्स के अंदर फिर कहीं जन जागृति करनी है, क्योंकि कोई हेल्प करने का है नहीं। ओके। गवर्नमेंट्स की भी स्कीम्स आती है, बहुत कुछ गवर्नमेंट बहुत कुछ करती है, ऐसा नहीं है। ये हर लोगों तक पहुंचता है या नहीं ये कौन ध्यान रखेगा। ओके। राइट। उसकी कंप्लेंट भी करने जाओ तो भी प्रॉब्लम्स आती है, तुम अकेले होते हो किसी। तो ये आपके सॉन्ग के थ्रू एक मैसेज तो है। उनको यूनाइट करना, उनको एक इसमें लाना, उनके अंदर एक जागृति पैदा करना, सोच अपनी हाँ सोच पैदा करना, हम्म। उनके अंदर एक बूस्ट क्रिएट करके उनको अपने अधिकारों के बारे में बताना। ये सब काम मैं म्यूजिक के थ्रू करना चाहता हूँ। तो ये फकीरा आपका प्रोजेक्ट में फकीरा प्रोजेक्ट का इंटेंशन है। इसमें एंटरटेनमेंट मेरे लिए सेकेंडरी पार्ट है। मेन मेरा मोटिव है कि इसके अंदर से मैं क्या मैसेज लोगों तक कितने इम्पैक्टफुल वे से मैं पहुंचा दूं। ओके फाइन। तो मतलब आपने जैसा
थोड़ी देर पहले आपने ये कहा कि आप म्यूजिक एक कमर्शियल की तरह आपने बहुत काम कर लिया है और फाइनल एम जो होता है नेम और फेम, तो आपने ये रियलाइज किया कि मुझे म्यूजिक सिर्फ इसी के लिए नहीं करना है। एग्जैक्टली। तो आपका फकीरा प्रोजेक्ट एक कमर्शियल है, बट इसके अलावा आप मतलब जैसा आपने कहा सोशली कुछ करना चाहते हैं, हाँ तो आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं या करने वाले हैं? हाँ, मैंने इसके लिए सोचा है। मैं अपना एक ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर्म कर रहा हूँ, जिसके अंडर में मैं ये बैंड को लेके जाने वाला हूँ। ये जो मेरा फकीरा प्रोजेक्ट है उसी के अंडर में काम करने वाला है, ओके। मेरे ट्रस्ट एनजीओ के अंदर में, जहाँ पर मैं लोगों को एक अधिकार से बात कर सकूंगा। एज अ बैंड मैं सिर्फ एक आर्टिस्ट बन के रहता हूँ, लेकिन एज एन एनजीओ मैं किसी को अगर कुछ समझा रहा तो उसके अंदर एक वेट ज्यादा आता है। राइट। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सोशल इश्यूज पर आवाज उठाना, उनके अधिकारों के लिए बात करना, ये बिना सिर्फ एक आर्टिस्ट भी कर सकता है, लेकिन उसको कोई सुनेगा नहीं, उसकी आवाज छोटी होगी। उसकी आवाज छोटी होगी। तो मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे कि आपका जो अभी ये सोशल वर्क जो आप कर रहे हैं उसके लिए आपने ट्रस्ट बिल्ड किया है, तो ट्रस्ट का मेन इंटेंशन म्यूजिक है या म्यूजिक के थ्रू आप कुछ करना चाहते हैं? और इसके अंदर मेरे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसके ऊपर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ धीरे धीरे करके। ओके। लेकिन मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने जिसको रखा है वो आर्ट एंड कल्चर है। इंडियन कल्चर को मैं सिर्फ म्यूजिक नहीं? सिर्फ म्यूजिक नहीं है, ओके। इंडियन आर्ट एंड कल्चर को किस तरह अपन प्रमोट कर सकते हैं, अपलिफ्ट कर सकते हाँ अपलिफ्ट कर सकते हैं। हैं। आपके एनजीओ का नाम क्या है? प्रतिभा वृक्ष, प्रतिभा वृक्ष। हाँ, ओके। प्रतिभा वृक्ष फाउंडेशन। ओके फाइन, तो ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है? हाँ नहीं नहीं, ये ऑन प्रोसेस है, हम्म। ये हो जाएगा रजिस्टर। तो अगर मैं एक नॉर्मल सा एक आम आदमी हूँ, तो मुझे इसमें क्या दिलचस्पी लेनी चाहिए? मेरा क्या रिलेशन है इससे? आपका रिलेशन यही है कि आपके पूरे 24 आवर्स में आपके जो 8 आवर्स जो आप काम करते हो, उसके बाद में आप जो घर पे वक्त बिताते हो, जहां पर भी वक्त बिताते हो, उसमें से 5 मिनट 10 मिनट आप जो सोशल मीडिया पर अपने स्टेटस रखते हो या सेल्फीज रखते हो, उसमें स्टोरीज बना के रखते हो, उसमें एक कोई तो एक स्लोगन भी रख सकते हो आप अपने साथ में कि मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, हम सबको एक होना है, सेव ट्रीज, वाटर का इम्पोर्टेंस, हर चीज में लाइफ में जो आपकी नजरों में दिख रहा है उस बारे में तुम आवाज उठाओ अपनी स्टोरीज पर। वो ऐसे कनेक्ट हो सकता है, क्यों नहीं? अगर हम सब एक ही हब के अंडर रहेंगे, एक ही छत के नीचे रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हम सरकार तक या जहां पर भी अपने को जहां से काम करवाना है हम वहां तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा सकते। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि ऐसे बहुत सारी एनजीओस है जो आप प्रॉब्लम्स बता रहे हो उस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हाँ, तो आपकी एनजीओ या आपका ट्रस्ट जो भी है वो अलग ऐसा क्या कर रहा है जो इम्पैक्टफुल होने वाला है? देखिए, मैं जो कर रहा हूँ, ऐसे बहुत से एनजीओज है जो आर्ट एंड कल्चर के लिए काम कर रही है, और अलग अलग एक्टिविटीज में, जैसे कि कोई गरीब लोग हैं जो होमलेस है, उनको आश्रम प्रोवाइड करवा के दे रही है, उनको साफ सुथरा करने की बहुत से ऐसे ट्रस्ट अवेलेबल है जहाँ से एनजीओज है। मेरा मानना ऐसा है कि मैं वहाँ के रेयरेस्ट और रेयरेस्ट इंस्ट्रूमेंट, उनके कल्चर को वहां से मैं अपब्रिंग करके उन लोग को, मतलब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, आदिवासी जितने भी इलाके हैं ओके। अपने इंडिया में, वहां पर अभी भी कुछ कल्चर जिंदा है, लेकिन कुछ मीडिया के अभाव के कारण बोल सकते हो वहां तक कोई पहुंचता नहीं है, उसके वजह से वो बाहर आता नहीं। तो आप कहना चाहते हैं कि ऐसे बहुत सारे हमारे इंडियन कल्चर में हाँ, ऐसा बहुत सारा अलग ट्रेडिशन है, टाइप का म्यूजिक है या फिर इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिकल जो हमने आज तक सुना नहीं है, हाँ, तो ऐसा म्यूजिक एग्जिस्ट करता है? ऐसा म्यूजिक एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये उनके एंसेस्टर से बना हुआ, उनसे उन्होंने क्रिएट किया हुआ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ओके। तो मैं अपना जो एनजीओ है वो काम ये करने वाला है कि उन आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दे, उनको नए वेस्टर्न म्यूजिक या फिर अभी के ट्रेंडी म्यूजिक के साथ उनके इंस्ट्रूमेंट को मर्ज करके उनके आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दे। ये हम कर रहे हैं विद उनके कल्चर को, उनके हर चीज को समझने के लिए डॉक्यूमेंट्रीज बनाए, लोगों तक पहुंचाए, उनके आर्ट एंड क्राफ्ट को हम
लोगों तक पहुंचाए, ये सब तो मतलब अगर मैं एज अ कॉमन मैन, अगर आपके जो भी है आपका प्लेटफॉर्म यूट्यूब इंस्टाग्राम को फॉलो करता हूँ, तो मुझे कुछ नया नया सुनने को या देखने को मिलने एग्जैक्टली वाला है। एग्जैक्टली और उस तरीके से आप उस आर्टिस्ट को साथ में हमारे कम्युनिटी के छुपे हुए हाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या म्यूजिक को आप अपलिफ्ट करना चाहते हो, यही है ना? एग्जैक्टली यही है। हम्म। मेरा मेन इंटेंशन ये है कि रेस्पेक्ट एज ए ह्यूमन हर किसी को मिलना चाहिए, राइट। नॉट मतलब उसको किसी जाति या किसी धर्म विशेष से ना जोड़कर हम उसको एक ह्यूमन के एंगल से कैसे ट्रीट करते हैं ना, राइट। कि वो मिला, क्योंकि जिसका ज्यादा नाम होता है उसको ज्यादा लोग, भले फिर वो कुछ भी करता हो, करेक्ट। उसको लोग सर पर उठाते हैं। लेकिन जो जेन्युइनली ग्राउंड वर्क में इतने मेहनत करता है, उसका नाम अगर नहीं है तो उसको कोई कुत्ता भी नहीं पूछता। करेक्ट। ये मुझे कहने का मतलब सिर्फ है कि उनको एक रिस्पेक्ट मिले, उनको भी कुछ करने का नया प्रोत्साहन मिले, वो अपने कल्चर को भूले नहीं, अपने कल्चर को फिर से जिंदा करें और दुनिया को बताएं कि हम ये है, ये हमारा कल्चर है और हम ऐसे ही जीते हैं। ये लोगों तक पता होना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को भी पता होना चाहिए कि हमारे कल्चर, अपना भारत, इतने बड़े भारत देश में कितने वैरायटीज है, कितने कल्चर्स है। सब अपने अपने कल्चर्स को फॉलो, जो हाईलाइटेड है वो दिखाई देता है, जो हाईलाइटेड नहीं है वो तो दिखाई नहीं देते। ओके, मतलब यानी कि आपका कहने का ये मतलब है कि जो बहुत सारे ऐसे म्यूजिक या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है जो वक्त के साथ इग्नोर हो रहे हैं या फिर गायब हो रहे हैं, बिकॉज हम उसे यूज नहीं कर रहे, या फिर उन वो जो छोटी सी कम्युनिटी यूज कर रही है हाँ उनको हम कभी पर्दे में देखते नहीं है, इसीलिए। एग्जैक्टली हम उसे उन्हें कभी देख ही नहीं पाते क्योंकि वहां तक कोई पहुंचता ही नहीं है। ओके। वो मोस्टली पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, पहाड़ों के बीच में कोई घर हो पहाड़ों की ऐसे। इलाकों में जहां पर कोई ज्यादा रोड साइड नहीं है, हम्म। ऐसे ऐसे जंगल साइड में वो लोग, आदिवासी लोग आज भी रहते हैं। तो वो लोग रिमोट शहर में आते भी है जाते भी है, बट ये बातें तो होती नहीं है। कभी नहीं। वहां पर क्या होता है कि वहां पर जैसे बहुत सारे ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते हैं हम्म। इंडिया में जो है। जैसे कि अब महाराष्ट्र से देख ले, महाराष्ट्र का पूरा माउंटेन रीजन है, हिली रीजन से हिली रीजन से है। हाँ। वहाँ की ग्राउंड्स पर उनके माउंटेन के नीचे रहने गाँव। वाले जितने भी लोग हैं, गाँव, वहां पर सारे के सारे आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। लेकिन वहां तक कोई एमएलए पहुंच नहीं पाता जल्दी, वहाँ उनके प्रॉब्लम्स को कोई समझ नहीं पाता जल्दी। उनके इतने प्रॉब्लम्स है वहां, ना पानी प्रॉपरली मिल पाता है, ना बेसिक नीड्स बोला जाए तो बेसिक नीड्स नहीं है, लैक ऑफ एजुकेशन है। वहां से उनका जो स्कूल्स या फिर जो कुछ भी एजुकेशन सिस्टम है बहुत दूर पड़ता है। तो उनके लिए कुछ ऐसा सर्विस, एम्बुलेंस सर्विस, हेल्थ सर्विस ऐसे उनको मिलता ऑनलाइन है। एजुकेशन जो भी है उनको एजुकेट करना तो इम्पोर्टेंट है। मैं अभी कंफ्यूजन में हूँ, आपके ट्रस्ट का नाम आपने क्या बताया? प्रतिभा वृक्ष, प्रतिभा वृक्ष। तो आप मोस्टली लोगों की प्रतिभा यानी कि प्रतिभा टैलेंट टैलेंट का ट्री, इस टाइप का आपका काम यस है। एग्जैक्टली, तो आप म्यूजिक के थ्रू लोगों की हेल्प करना चाहते म्यूजिक के थ्रू कर रहे हैं। उसके अंदर और बाइफर्केशन है इन फ्यूचर, जैसे अगर बहुत अच्छा ग्रो होता है, हैं। जैसे और अच्छा सपोर्ट मिलता है लोगों का, तो एग्जैक्टली हम और आगे आगे, जैसे वृद्धाश्रम हो गया, अनाथ आश्रम हो गया, हम ट्राई करेंगे, ग्रंथालय हो गए, तो आप लाइब्रेरीज पहले हो गई। लोगों के लिए म्यूजिक के थ्रू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहते हैं। एग्जैक्टली पहले हम ये ट्राई कर रहे हैं जितना हो सके उतना इंफॉर्मेशन फैलाया जाए। तो उसके लिए मैं डॉक्यूमेंट्रीज, म्यूजिक वीडियोस और उनके पर्सनल स्टोरीज। हाँ पर्सनल स्टोरीज, ये सब मैं पहले तो आप अभी लाना चाह रहा हूँ। रिसर्च वर्क डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च कर रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन करके उसको प्रॉपरली अपने वेबसाइट पर मैं रिलीज करूंगा। ओके, तो मतलब आपके वेबसाइट का नाम, यूट्यूब का नाम आप हमें दे देंगे, हम डिस्क्रिप्शन में डाल दें। हाँ, मैं जैसा मेरा कंप्लीट होता है मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके, तो लोगों को अगर कुछ नया सुनना है, नया म्यूजिक, क्योंकि मैं मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने कहा आप उस इंस्ट्रूमेंट को या म्यूजिक को आप फ्यूज करने वाले हैं। हाँ ये मुझे ये सुन के पहले से एक्साइटिंग लग रहा है, क्योंकि ये उस उसे आप पहले इंटरेस्टिंग बनाओगे, फिर उस आर्टिस्ट को ग्रुप के साथ काम कैसे करना है वो बताओगे, फिर आप उसके साथ इंडल्ज होके लाइक इट विल बी लाइक हमारा ओन स्टूडियो टाइप, जैसे कोई एग्जैक्टली
जैसे कोई कोक स्टूडियो चलता है वैसा हाँ आप हाँ कोक के साथ कर रहे एग्जैक्टली हाँ हो? ओके, वाह। तो ये ऑल ओवर इंडिया होगा या सिर्फ महाराष्ट्र में? हाँ इसको नेशनल वाइड हिंदी जैसे उनका लैंग्वेज है हम्म, उनकी मोस्टली सॉन्ग्स में है ना उनकी वीरों की गाथाएं होती है ओके। उनके एंसेस्टर्स की स्टोरीज होती है जो वो बेसिकली गाना गाते हैं उनका जो एक फॉर्म होता है म्यूजिक उसमें उनके एंसेस्टर्स की स्टोरीज होती है राइट, राइट। तो वो स्टोरी को रिवील करके उनको समझकर उसको हिंदी लैंग्वेज में या बनाकर उसको थोड़ा सा उनके साथ में उनके म्यूजिक के साथ उनके उनके तरीके सॉन्ग के से। साथ थोड़ा सा उनको ट्रांसलेट करके लोगों तक उसको फैलाएंगे ताकि वो म्यूजिक ग्लोबल हो जाए थोड़ा सा। हाँ उनकी स्टोरीज भी लोगों तक आए राइट। मैंने सॉन्ग के जैसे एक एंगल से सुना है कि जब शिवाजी जयंती होती है तो एक अलग तरीके का म्यूजिक बजता है जिसमें पूरा टाइम स्टोरी चल रही होती है शिवाजी की। हाँ पोवाड़ा हाँ, पोवाड़। तो वैसे ही काइंड ऑफ म्यूजिक है। हाँ पोवाड़ा ये अलग फॉर्म है जहाँ पर स्टोरी कन्वे करते हैं तो वैसी टाइप का कुछ होता है मतलब इनका? हाँ वैसे टाइप का लेकिन उनकी folk को हम फ्यूज करेंगे विद प्योर म्यूजिक मतलब इंटरेस्टिंग बनाए। हाँ इंटरेस्टिंग बनाएंगे लोगों को वो आने वाले यूथ को क्या चीज इंटरेस्टिंग लग के वो उनको भी पसंद है उनके हिसाब से और हमें हमें जो देना है वो भी उनके साथ प्लेट रख दिया जाए एक डिश में जैसे खाना होता है एक फेवरेट डिश उनका भी रहे उसमें अपना भी एक डिश डाल दे ऐसा तो रुपेश जी, आपकी जो जर्नी है हमने स्टार्ट से लेके आज तक जो आप कर रहे हो वहां पे देखा आपकी पर्सनालिटी। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आपको ग्रो होते हुए देख लिया है। हाँ हाँ तो मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी मेरे और आपके एज के लोग मोस्टली पेरेंट है, हाँ उनके बच्चे अगर उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा बच्चा, वो बोलते हैं ना पालने में पाव दिख जाते हैं कि ये गाना गाएगा या डांसर बनेगा। तो अगर कोई बच्चा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा है जो सिंगर बन सकता है या म्यूजिक में बन जाता है, तो वो एक सही जगह कैसे ढूंढे सीखने के लिए? देखिए अगर आपको बचपन से ही उसे ट्रेनिंग देनी है या जो भी है तो उसे ऑलमोस्ट जब तक 5 या 6 साल का या 6-7 साल का जब तक होता नहीं है उसे समझ नहीं आती तब तक उसको आप कोई भी जो इंस्टीट्यूट है या जनरल इंस्टीट्यूट जो कोई पर्सनल क्लासेस लेते हैं जो विशारद हो ऐसे टीचर के पास अगर आप सिखाते उसको तो वो उनका एग्जामिनेशन करवा सकता है ओके। करस्पॉन्डेंटली भारतीय गांधर्व महाविद्यालय से वो एफिलेट कर हो बंदा जिससे वो एजुकेशन उसका साइमल्टेनियसली स्कूल के साथ में वो भी पढ़ता रहे जब तक वो बड़े एज में आ जाते तब तक वो विशारद बने हुए रहते बाल गंधर्व में आप ये क्लासिकल म्यूजिक होता है? क्लासिकल म्यूजिक होता है लाइट म्यूजिक होता है सिर्फ सिंगिंग या इंस्ट्रूमेंट्स भी? सब आप इंस्ट्रूमेंट्स भी कर सकते हो सिंगिंग भी कर सकते हो ओके। वहां पर जाके आपको कुछ पता करना लेकिन ऑलमोस्ट सभी होता है म्यूजिक से रिलेटेड सब तो मैं अभी ये जानना चाहता हूँ, कुछ अभी जैसे यूथ है, समझो टीनेजर है कोई, और मैं टीनेजर हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मैं सिंगिंग अच्छा गाता हूँ, तो मुझे यूट्यूब से सीख के शुरू कर देना चाहिए ये एग्जाम्स देना जरूरी है मेरे लिए? अगर आपको उसमें करियर बनाना है तो एग्जाम देना जरूरी है ओके। अगर आपको म्यूजिक टीचर बन के किसी स्कूल में अपॉइंट होना है तो आपको सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर मैंने वो नहीं किया तो मैं म्यूजिक टीचर नहीं बन पाऊंगा? अब बन सकते हो प्राइवेट क्लासेस डाल सकते हो लेकिन आप पर ट्रस्ट क्यों करेगा कोई लेकिन अगर मैं समझो बड़ा सिंगर बनना चाहता हूँ, जैसे अरिजीत हो गया या कोई भी बड़ा सिंगर, तो उसके लिए मुझे एग्जाम देना जरूरी है या फिर मेरा टैलेंट ही काफी है? देखिए मैं उसका अगर आपको अरिजीत जैसे सिंगर बनना है मतलब अरिजीत सिंह सर जैसे तो आपको सबसे पहले म्यूजिक को पूरा डीपली पी जाना पड़ेगा आपको समझना होगा उसको आपको खुद ही इतना अच्छे से सीखना होगा ताकि आप अगर स्टेज पर खड़े हो तो आप जो भी अपने फ्लो में फील में आप घुस जाओ तो आप वो सरगम निकाल सकते ओके, ओके। तो आपको मतलब उतना लेवल पर आपको खुद ही सेल्फ स्टडी गुरु के पास सीखना पड़ेगा ये बिना गुरु के या कोई जब तक कोई पर्सनली आपको सिखा नहीं रहा तब तक आपको कुछ टेक्निकलिटीज नहीं समझ में आएगी आप यूट्यूब से सिर्फ सुन सकते हो सुन के बंदा सिर्फ हद तक कॉपी कर सकता है लेकिन कुछ बारीकियां कुछ संस्कार भी मिलते हैं गुरु से जो पर्सनली आप जिससे सीखते हो मेरा ये सवाल आपसे इसीलिए है, कोई आपके म्यूजिक के फील्ड को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, बट आज के यूथ की सोच ये है, दे आर लाइक, मैं इतना टाइम क्यों दूं? हाँ मैं क्लासेस जाओ, फिर वहां पे सीखो, फिर एग्जाम भी दूं।
मतलब ये मेरे लिए जरूरी है क्या, ये सोच उनमें आती है। तो और उनको यूट्यूब एक शॉर्टकट लगता है कि यूट्यूब में बहुत सारे कोर्सेज कोई बांट रहा है, मैं वहां पे सीख लेता हूँ और मैं बजाना गाना शुरू करना, वहीं से मैं इंडियन आइडल चला जाऊंगा। हम्म। तो आपको क्या लगता है उनकी सोच को कैसे गाइड करना चाहिए? मैं उनको एक ही सजेशन या एक देना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म। अगर आपको एक कुछ व्यूज मिल भी गए, आप वायरल हो भी गए, तो भी वो सिर्फ कुछ देर के लिए है, आप एटर्नल ग्लोरी नहीं पा सकते हो। अगर आपको सही में म्यूजिक को समझ कर उसके साथ देखो, अगर आप सही में म्यूजिक समझ रहे हो, आपको वक्त जरूर लगेगा। जितना ज्यादा वक्त लगेगा, आप उतने ज्यादा मैच्योर होते जाओगे। जितने ज्यादा मैच्योर होगे, उतना ज्यादा अच्छे से तुम्हारे आर्ट को परफॉर्म कर पाओगे। करेक्ट। और एट द एंड आप परफॉर्म करके लोगों तक वो चीज, मैं कुछ गा रहा हूँ, अगर वो लोगों तक कनेक्ट नहीं हो रहा, तो फिर वो आपका आर्ट का कोई वैल्यू नहीं है। म्यूजिक के एग्जाम्स इसलिए जरूरी है क्योंकि आप कंफर्म होते हो कि मैं इतना जानता हूँ। राइट। तो इसीलिए एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फ्यूचर, अगर म्यूजिक आप एक बार इस फील्ड में अगर आप एंटर हो जाते हो, अगर आपका इंटरेस्ट लेवल बहुत बढ़ते गया, तो आप यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। और ये भी होता है कि एग्जाम की वजह से आप पे एक डिसिप्लिन आता है। डिसिप्लिन भी आता है, और सेकेंडली आपको बहुत मायने में हेल्पफुल हेल्पफुल होता है। आप अगर जॉब करना चाहते हो एज ए टीचर, तो आपको उसके लिए यूजफुल है। अब कुछ भी मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, या फिर सर्वाइवल के लिए आपको एक जॉब करना चाहते हो, तो आपको उसके लिए बहुत यूजफुल है सर्टिफिकेशन। और अगर आप सिर्फ टैलेंटेड हो, तो फिर आपका क्रिएटिविटी मैटर। राइट। आप कितनी क्रिएटिव हो, अगर टैलेंट है तो टैलेंट का आप यूज किस तरीके से कर रहे हो, वो मैटर करता है। सिर्फ मैं भी गा रहा हूँ, आप भी गा रहे हो, सभी गा रहे हैं, तो वो कोई वो 9 to 5 जॉब टाइप हो गया। हाँ, तो फिर उसमें कुछ आपको हासिल नहीं होगा, क्योंकि हर कोई वही कर रहा है। आप अलग क्या कर रहे हो? तो मतलब सिर्फ पैसे को दिमाग में रख के। हाँ, सिर्फ पैसे को दिमाग में रख के अगर म्यूजिक करना है, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई भी आर्ट फॉर्म हो, सिर्फ सिर्फ पैसा हो, पैसा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पैसा अगर दिमाग में रख के अगर म्यूजिक में उतरे, तो कुछ नहीं मिलेगा। ना पैसा, तो ना आप म्यूजिक नहीं दे पाओगे, पैसा कमाते बैठोगे। अगर पैसा नहीं कमाना है, पैसा भी बैलेंस रहे, पैसा भी रहे और ज्ञान भी रहे, तो वो आप एक हद तक टीचिंग लेवल पे कर सकते हो। तो मैं रुपेश जी, इसी के साथ मैं अपना आपका इंटरव्यू कंक्लूड करना चाहता हूँ। आपने जो भी बताया, आपकी जो भी लाइफ स्टोरी है, बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। मैं चाहता हूँ आप एक कंक्लूजन के लिए, आप एक इंसान को जो जिनके लिए आप जो इतना काम कर रहे हो, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये देना चाहता हूँ मैसेज ऐसे लोगों को, जितने भी कॉमन पीपल्स है, कॉमन मैन्स है, मिडिल क्लास फैमिली है, या जो भी है, म्यूजिक ही नहीं, आपका जो भी टैलेंट है, आपका जो भी पर्सनल, जिस भी चीज में इंटरेस्ट है, पैशन जहां पर भी हो, उसको छोड़ो मत। उसको वक्त दो, थोड़ा सा अपने लिए वक्त दो। क्योंकि जहां पर अगर आप अपने, क्योंकि इंसान सुकून के लिए जीता है। एंड में इतना मेहनत करता है, सब करता है, वो सिर्फ 5 मिनट का सुकून चाहता है। तुम्हें ये सुकून तुम्हारे पैशन से ही मिलेगा। तो उसको थोड़ा वक्त देंगे, तो आप अपने आप को एक अच्छा और बेहतर जिंदगी जीने के लिए बहुत यूजफुल हो। उससे आप रीसेट हो जाते हो। हाँ, रीसेट हो जाओगे, फिर से नया काम करने के लिए आप रेडी। अपने पैशन को सिर्फ ध्यान में रखो, तो थोड़ा सा वक्त उसके लिए निकालो। थैंक यू रुपेश, आप इस पॉडकास्ट पे और अपना नॉलेज और स्टोरी शेयर किया। थैंक यू सो मच विकास। धन्यवाद।